पत्रकार सिद्दीक कप्पन को आखिरकार शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं। उन्होंने 6 हफ्ते अब कप्पन को दिल्ली में ही रहना होगा, बाद में वो केरल जा सकते हैं, साथ ही पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा। देखते हैं हमारे सहयोगी आलोक पांडे और आशीष भार्गव की ये रिपोर्ट। पत्रकार सिद्दीक कप्पन को उत्तर प्रदेश की जेल में 700 दिन काटने के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिनों के अंदर जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए। अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कप्पन को कथित आतंकी फंडिंग के आरोप में यूएपीए कानून के तहत कैद किया था। कप्पन का कहना है कि उन्हें तब गिरफ्तार किया गया जब वो उत्तर प्रदेश के हाथरस में बहुचर्चित गैंगरेप और हत्या के मामले पर रिपोर्ट करने जा रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कप्पन के खिलाफ सबूतों पर सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित ने पूछा कि कप्पन के पास से क्या मिला। कोई विस्फोटक उनके पास नहीं था, सामग्री भी उनके पास नहीं बल्कि कार में थी और प्रचार के लिए इस्तेमाल भी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हर शख्स के पास अभिव्यक्ति की आजादी है। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने कहा कि आपने जो प्रचार सामग्री आदि दिखाई है उससे नुकसान नहीं पहुंचता। 2 साल से वो जेल में रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी पर एक चीज जो प्रोसिक्यूशन ने बताई कि उनके पास पैम्फलेट्स थे जिससे वो दंगे भड़काने वाले थे, लेकिन जब कोर्ट ने पैम्फलेट्स पढ़े तो वो बस प्रोटेस्ट के पैम्फलेट्स थे। ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का हिस्सा है। पैम्फलेट में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे दंगे भड़काए जाए। कप्पन को अपने परिवार का लगातार साथ मिलता रहा। महीना भर पहले ही कप्पन की 9 साल की बेटी का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो स्कूली बच्चों को आजादी और आम जनता के अधिकारों के बारे में बता रही थी। ഒരു പൗരന്റെ എല്ലാവിധ സ്വാതന്ത്ര്യവും തകർത്ത് ഇരുട്ടറയിൽ തളക്കപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ സിദ്ദീഖ് കപ്പന്റെ മകൾ. ഇതിനെയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് സ്നേഹത്തോടെ ഐക്യത്തോടെ നിന്ന് പിഴുതെറിയണം. അശാന്തിയുടെ നിഴലിനെ പോലും നാം മായ്ച്ചു കളയണം. ഒരുമിച്ച് ഒരു ജീവനായി നമുക്ക് ജീവിക്കണം. ഇനിയും ഇന്ത്യയെ ഉന്നതയുടെ കൊടുമുടിയിലെത്തിക്കണം. ഭിന്നതയും കലഹങ്ങളുമില്ലാത്ത ഒരു നല്ല നാളെ നാം സ്വപ്നം കാണണം. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി പോരാടിയ എല്ലാ ധീരദേശാഭിമാനികളെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണ പൗരന്മാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ഭാരത്. 2 വർഷമായിട്ട് मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे पति बेकसूर हैं और ये करीब 2 साल परिवार के लिए बहुत तकलीफदेह साबित हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी वही दलील दी जो 2021 में कप्पन के खिलाफ यूपी की 5000 पन्ने वाली यूपी पुलिस के आरोपों में थी। मलयालम के एक जर्नल में कप्पन के लिखे 36 लेख आरोप पत्र की केस डायरी में शामिल है। आरोप पत्र कहता है कि शर्जिल इमाम पर छपा एक लेख सांप्रदायिकता की भावनाओं को उकसाता है। सिद्दीक कप्पन की पत्रकारिता सिर्फ मुसलमानों को उकसाने और पीएफआई को बढ़ाने के लिए थी। कप्पन और उनके वकीलों ने ये आरोप सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वो हाथरस पत्रकारिता के मकसद से जा रहे थे और उन्होंने किसी भी मन से सांप्रदायिक नफरत नहीं फैलाई। लेकिन अगस्त में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी आरोप पत्र के बल पर कप्पन को ये कहते हुए जमानत नहीं दी कि पहली नजर में आरोप पत्र पढ़ने पर लगता है कि आरोपी ने अपराध किया था। कप्पन पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस मामले में भी वो जमानत की अर्जी दे सकते हैं। आशीष भार्गव के साथ आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और बेंगलुरु में आई बाढ़ के बाद शनिवार और रविवार को प्रशासन अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। शुक्रवार को प्रशासन ने सर्वे कर लिस्ट को भी अपडेट किया। यमलूर इलाके में महंगे अपार्टमेंट से अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन फिर भी जल जमाव खत्म नहीं हुआ है। यमलूर के आलीशान अपार्टमेंट के अंदरूनी हिस्से को तोड़ते ही आसपास के इलाकों का पानी निकल गया। बारिश के बाद के हालात देखिए। बोट्स और ट्रैक्टर से बचाव अभियान चलाया गया था। ये तस्वीर शुक्रवार की है, इसी इलाके की। किस तरह आज भी लोग परेशान हैं, सामने दिख रहा है। महानगर पालिका ने पानी निकालने की कोशिश नहीं की तो लोगों ने खुद ही जेसीबी से सफाई शुरू कर दी। करेगनेला
ಭೂಗಾಲರು ಕೆರೆಗಳು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಲೇಔಟ್ಗಳು ಬಡಾವಣೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. बिल्डर्स ने जिलों पर अतिक्रमण कर लेआउट बना दिया. 10 लोगों ने अप्रूवल लिया. 30 से ज्यादा प्रतिशत निर्माण अवैध किया गया. पानी निकालने वाले बड़े बड़े नाले सिकुड़कर छोटे हो गए. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದು ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ऊंचाई से यमलूर के पास से निकलते राजकालवे यानी पानी निकालने के रास्ते की ये तस्वीर देखिए. जैसे जैसे अपार्टमेंट्स के नजदीक से ये गुजरती है सिकुड़ती जाती है. 30 फुट कहीं सिकुड़कर 10 तो कहीं 20 और कहीं इससे भी कम. लोगों का दबाव सरकार पर है. ऐसे में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाना सरकार की मजबूरी है. Entire Bangalore, the water comes this side. So because this Dakshina Pinakini. तकरीबन बेंगलुरु के ज्यादातर हिस्सों से पानी हमारी तरफ आता है, यानी महादेवपुरा की तरफ और यमलूर बेलंदूर की तरफ. ऐसे में समस्या और बड़ी हो जाती है और अब हम टैक्सेशन भी हटा रहे हैं तो हम पर बहुत ज्यादा दबाव है. This area. Encroachments, what's being done, sir? Yeah, we have started demolition. तेज बारिश की संभावना यहाँ लगातार बनी हुई है. बादल मंडरा रहे हैं. अतिक्रमण पूरी तरह से हटाए जाने से पहले अगर तेज बारिश हुई तो हालात काफी बिगड़ सकते हैं. बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया. पालतू कुत्तों के हमले की घटनाएं देश भर में तेजी से बढ़ रही हैं. इन्हें पालने में लेकर लापरवाही इसकी एक बड़ी वजह भी बताई जा रही है. दिल्ली एनसीआर में ऐसी कई घटनाएं घटी है जिससे बच्चे घायल हो गए. हम आपको दिखाते हैं एक हालिया मामला जहां पालतू कुत्ते के काटने से एक बच्चे को 150 से ज्यादा टाके लगे और वो फिलहाल बोल नहीं पा रहा है. देखिए हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट. तस्वीरें गाजियाबाद के संजय नगर पार्क की हैं, जहां एक पिटबुल कुत्ते ने अचानक एक 11 साल के बच्चे पर हमला कर दिया. मालिक जब तक छुड़ाता बच्चे की हालत ऐसी हो गई कि उसे 170 टाँके लगे और फिलहाल वो बोल नहीं सकता है. बच्चे के दादा के मुताबिक अगर वक्त रहते लोग पिटबुल कुत्ते से बचाते नहीं तो बच्चे की वो जान ले लेता. अब पुलिस ने मामला तो दर्ज किया ही है, साथ ही निगम ने 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है. बच्चों बैठे रहना, भाई उसकी फेस को देख के हम भी सारी चीज़ें समझ रहे हैं. 5th क्लास में 12 तारीख से पेपर है उसके, आफ्टर लिए वो नहीं दे पाए. कम से कम 2 महीना तो उसको बेड पे तो 1 महीना मानो, पर उसको पूरा एक्टिव होने में 2 महीने तो जाएगा. जो निशान का है वो तो आप जान नहीं सकते, तो बाद में डॉक्टर लोग बताएंगे मुंह पे. इतने स्टेज आए तो कैसे ख़त्म होंगे. इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ जहां गाजियाबाद में ही एक लिफ्ट में एक महिला का पालतू कुत्ता बच्चे को काटता है. महिला की संवेदनहीनता देखकर पुलिस ने मामला दर्ज किया और निगम ने जुर्माना लगाया. अब निगम ये अपील कर रहा है कि पालतू कुत्ते की जानकारी मुहैया कराया जाए. अपने कुत्ते पिटबुल को संजय नगर पार्क में टहला रहे थे, जहां पर उनके द्वारा बहुत ही लापरवाही से उस कुत्ते को अचानक से छोड़ दिया गया और उस कुत्ते ने एक 10 साल के बच्चे पर हमला कर दिया, जिसमें उस बच्चे को गंभीर चोटें आ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस संबंध में तहरीर दी गई और उसका संज्ञान लेते हुए उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. साथ ही नगर निगम द्वारा ललित त्यागी पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया है. पालतू कुत्तों के काटने के वीडियो देश भर में वायरल हो रहे हैं. जुलाई में लखनऊ में एक 82 साल के बुजुर्ग पर पिटबुल कुत्ते ने हमला किया, उनकी मौत हो गई. केरल के एक छात्र की मौत भी कुत्ते के काटने से हुई है. इतने मामलों के बावजूद न पालतू कुत्तों के मालिक इन घटनाओं से सबक सीख रहे हैं, न ही सरकारी विभाग. लिहाजा आवारा कुत्तों के अलावा अब पालतू कुत्ते लोगों के जान के दुश्मन बन रहे हैं. नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया. उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़े इलाके मानसून की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं. इस वजह से कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस साल चावल के फसल की बुआई करीब 38 लाख हेक्टेयर तक घटने का अनुमान है. इसकी वजह से चावल का प्रोडक्शन इस साल 100 लाख टन से 120 लाख टन तक घटने की आशंका है. इसे देखते हुए नए सीजन में चावल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए कल रात सरकार ने गैर बासमती चावल की कुछ वेराइटीज के एक्सपोर्ट पर 20% तक एक्सपोर्ट लगा दी है और एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है और इस ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध भी लगाया है. उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में मॉनसून की बारिश औसत से काफी कम होने का सबसे ज्यादा असर
चावल की बुआई पर पड़ा है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने शुक्रवार को कहा, कमजोर बारिश की वजह से इस साल धान की बुआई 38,06,000 हेक्टेयर कम इलाके में होने का अनुमान है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने शुक्रवार को कहा, कमजोर बारिश की वजह से इस साल धान की बुआई 38,06,000 हेक्टेयर कम इलाके में होने का अनुमान है। इस वजह से पिछले साल के मुकाबले इस साल चावल का उत्पादन करीब 100 लाख टन तक घटने का अनुमान है। हालात और खराब हुए तो उत्पादन 120 लाख टन तक घट सकता है। जहाँ कहीं पर कम हुई है और कुछ जगहों पर जहाँ पर बारिश अच्छी हुई है, ज्यादा एरिया है वो, तो यील्ड बढ़ेगी तो हो सकता है कि प्रोडक्शन लॉस एंड में ना हो। अभी तो ये खाली बिल्कुल स्टैटिस्टिकल फिगर है कि इतना एरिया, इतनी यील्ड, इसके बेसिस पर कितना अनुमान है सर? मतलब 100 लाख टन का उन्होंने अनुमान लगाया है पूरे साल का खरीफ सीजन। हालांकि खाद्य सचिव ने दावा किया कि अगर उत्पादन इस साल कुछ कम भी हुआ तब भी देश में जरूरत के मुताबिक चावल का स्टॉक उपलब्ध रहेगा। ये अभी तक का जो आपका एक्सपोर्ट है करीब 72 लाख मीट्रिक टन का है। लास्ट ईयर नॉर्मल प्राइस थे मार्केट में और आपका एक्सपोर्ट 212 लाख मीट्रिक, तो करीब 150 लाख मीट्रिक टन का आपके पास सरप्लस। अगर प्रोडक्शन फिगर्स वैसे ही रहते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर से इस बार प्रोडक्शन हमारा थोड़ा ज्यादा होने की उम्मीद थी, तो अगर बारिश की वजह से कुछ 2-3% कम भी होता है तब भी हमारा प्रोडक्शन हो सकता है लास्ट ईयर के लेवल पे रहे। उस सिचुएशन में हमारे पास अवेलेबिलिटी जो है वो राइस की सफिशिएंट होगी डोमेस्टिक कंजम्पशन। उधर गैर बासमती चावल की कीमतें थोक और खुदरा बाजार में बढ़ने लगी हैं, लोग परेशान हैं। इस साल कमजोर मॉनसून की वजह से चावल का प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले करीब 100 से 120 लाख टन कम होने का अनुमान है और इसकी वजह से जो बाजार में जो अर्थव्यवस्था है चावल की, उस पर भी असर पड़ रहा है। सेला चावल में ज्यादा तेजी आई है। कितना? ये जो चावल नॉर्मल चावल थे तो 25-26-27 रुपए किलो थे, वो 35 रुपए किलो चावल हो गए, और जो 80 रुपए किलो चावल तो फिर 95 रुपए के जी चावल, 95 तक। हाँ जी, यानी 15 से 20% अलग अलग जो गैर बासमती चावल हैं उसकी कीमतों पर असर पड़ा। हाँ, असर पड़ा, बहुत असर पड़ा। ये कितने दिन में? एक महीने में? ये एक महीने के अंदर। पता नहीं क्या है, पीछे से तो बाढ़ आ रही है, चावल नहीं हो रहे, पीछे से यही वजह हो रही है। जो आपके पास ग्राहक आते हैं उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया मिलती है? उनसे क्या रोज चीजीबाजी होती है, कहते कल 30 रुपए किलो दिया, आज 32 रुपए किलो, कल 35 रुपए किलो दे रहे हैं। जी सर, इसका कीमत तो कम करना चाहिए सरकार को। हम सबको मुश्किल हो रहा है, इसमें जो है घर चलाना, किचन चलाना मुश्किल हो रहा है। जो खाने पीने के सामान है वो महंगे होते जा रहे हैं। जी सर, ये सब महंगा होते जा रहा है। तेल, चावल हुआ, आटा हुआ, ये सब तो महंगा ही होता जा रहा है, तो इसका तो थोड़ा कम कीमत करना चाहिए। जाहिर है महंगाई रोकने की जद्दोजहद में जुटी सरकार के लिए चावल के मोर्चे पर चुनौती बड़ी हो रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के उद्घाटन के बाद अब इंडिया गेट पर खास ड्रोन शो का आयोजन किया गया। 250 ड्रोन्स ने इस दौरान इंडिया गेट के ऊपर तरह तरह की कलाकृतियां बनाई। ड्रोन्स के जरिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की छवि भी बनाई गई और आसमान जगमगाता रहा। शुरू हो गया सुभाष चंद्र बोस काम करिए,